Hello guys, welcome back to my channel, Not Just Theory. Here we'll learn about anemia today and its classifications. So basically, what anemia is? So anemia एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जो कि आरबीसी के रिडक्शन की वजह से हो सकता है, एचबी काउंट के रिडक्शन की वजह से हो सकता है या फिर पीसीवी के रिडक्शन के वजह से हो सकता है। अब ये सब होता किस वजह से है? उसके कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे कि आरबीसीज का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, या फिर डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए, या ब्लड लॉस बढ़ जाए, या फिर एचबी के सिंथेसिस में डिफेक्ट आए, जो हीमोग्लोबिन बन रहा है वो डिफेक्टेड बने। So basically, classification of anemia. Anemia can be classified into two broad categories. One is morphological classification and the other one is etiological classification. So morphological classification में size और color पे depend करता है anemia, और etiological classification में उसका cause जाना जाता है कि किस वजह से anemia cause हो रहा है। हम morphological classification पढ़ेंगे। सबसे पहले morphological classification में normocytic normochromic anemia, macrocytic normochromic anemia, macrocytic hypochromic anemia एंड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है उसमें साइज और कलर नॉर्मल होता है। आपने आगे पढ़ा नॉर्मो, नॉर्मो मतलब नॉर्मल, साइटिक मतलब साइज, नॉर्मो मतलब कलर एंड क्रोमिक मतलब कलर। तो नॉर्मल कलर एंड नॉर्मल साइज जिस एनीमिया में होगा उसे कहते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। So size and color remains the same, but the RBC's production is less. The second one is macrocytic normochromic anemia. Macro मतलब बड़ा, तो साइज बड़ा होगा बट जो कलर होगा वो नॉर्मल होगा और एचबी का आरबीसी का कंसंट्रेशन कम होगा। एनीमिया होता ही आरबीसी काउंट कम होता है, उसमें ही एनीमिया होता है। थर्ड वन इज मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें साइज बड़ा होगा बट जो कलर है वो हाइपो मीन्स लो होगा। फोर्थ वन इज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें साइज कम होगा एंड द कलर वुड बी ऑल्सो लेस। Then we'll come to etiological classification. Etiological classifications में broad categories हम 5 types of anemias पढ़ते हैं. Anemia of chronic disorders, hemorrhagic anemia, nutrition deficiency anemia, hemolytic anemia and aplastic anemia. So basically we'll start with the hemorrhagic anemia. Hemorrhagic anemia में क्या होता है? सब इस hemorrhage का मतलब ही blood loss होता है, blood से related है, तो इसमें एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई होंगे, एक्यूट हिमोरेज एंड क्रॉनिक हिमोरेज। एक्यूट हिमोरेज, एक्यूट का मतलब ही है कि बहुत कम पीरियड के लिए, तो इसमें सडन ब्लड लॉस होगा जिसमें कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड लूज हो रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन एक्सीडेंट्स। तो इसमें 24 आवर्स के विद इन प्लाज्मा रिप्लेस हो जाता है, नॉर्मली हमारी बॉडी रिप्लेस कर देती है, और आरबीसीज को भी 4 to 6 वीक्स में रिप्लेस कर देती है। आरबीसीज का काउंट जब कम होता है तो हीमो डाइल्यूशन हो जाता है, मतलब ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक ही रहेगी क्योंकि साइज और शेप सेम है, साइज और कलर सेम है, बट जो अमाउंट ऑफ आरबीसीज है वो कम हुई हैं। तो इसमें बोन मैरो तो प्रोड्यूस कर रही हैं आरबीसीज, बट एक्सीडेंट की वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से आरबीसीज का काउंट कम हो गया है। सेकेंड वन इज हीमोरेजिक क्रोनिक हीमोरेजिक एनीमिया। इसमें लॉस होता है इंटरनली, क्रोनिक मतलब बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यूस ब्लड लॉस हो रहा है। तो ये केसेस में हो सकता है जैसे कि पेप्टिक अल्सर, परप्यूरा। परप्यूरा होता है जब हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो लीक करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम पंचर करवाते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए, तो अगर ब्लड पंचर करते वक्त ब्लड वेसल्स पंचर हो जाए, वो लीक करने लगे ब्लड, तो वो परप्यूरा होता है। कंटिन्यूस ब्लड लॉस होता है जिसके वजह से आयरन कम हो जाता है, उसके वजह से आयरन की डेफिशिएंसी होती है, और आयरन जब कम होगा तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में इफेक्ट होगा। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कम होगा
तो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम होगा, सेल्स छोटे दिखने लगेंगे और इसकी मॉर्फोलॉजी हो जाएगी माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक। एचबी का कंटेंट कम है तो हाइपोक्रोमिक होगा और साइज स्मॉल हो रहा है तो माइक्रोसाइटिक होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया में डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसीज का। इसमें ये एनीमिया एक्सेसिव हीमोलिसिस की वजह से होती है और ये इंक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन की वजह से कॉम्पनसेट नहीं हो पाती। इसमें भी दो टाइप के एनीमियाज होते हैं, एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया एंड इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया। एक्सट्रिंसिक वाला ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया होता है जिसमें कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स एंड ड्रग्स लेते हैं उसके वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ कॉजेज होते हैं जैसे कि लिवर फेलियर, रीनल डिसऑर्डर, किडनी में डिसऑर्डर होगा, स्प्लीनिज्म, हाइपरस्प्लीनिज्म, बर्न्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सेप्टिसीमिया, कुछ ड्रग्स के वजह से एंटी आरएच प्रेजेंट होगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस होगा। तो ये सारे कॉजेज हैं एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया के। मतलब जो आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, तो ये एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया है। बट जो इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया होता है वो आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो आरबीसीज बन रही हैं वो डिफेक्टिव है। तो इसमें जब आरबीसीज डिफेक्टिव बन रही हैं तो वो शॉर्ट लिव्ड होंगी और जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जल्दी डिस्ट्रॉय होंगी तो एनीमिया हो जाएगा। तो ये मोस्टली इनहेरिटेड होते हैं। हम दो मेजर पढ़ते हैं इसमें, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ये दोनों ही एबनॉर्मल शेप के वजह से होती हैं। सिकल सेल एनीमिया में जो शेप हो जाती है आरबीसीज की वो सिकल शेप हो जाती है, क्रीसेंट मून शेप हो जाती है। थैलेसीमिया में अल्फा या बीटा ग्लोबिन चेन्स की कमी के वजह से होता है। तो इसमें इस दोनों की वजह से आरबीसी ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाते हैं, जल्दी टूटते हैं और हीमोलिसिस होता है। सिकल सेल एनीमिया एंड अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल बताऊंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं विद न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का मतलब ही है कि किसी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस की कमी है या फिर डेफिशिएंसी है जो कि आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी था पर वो हमारे पास है नहीं। फॉर एग्जांपल विटामिन सी या बी 12 या फॉलिक एसिड। तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि पहला टाइप है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि आयरन की डेफिशिएंसी है इसमें। तो हमारे पास आयरन इनएडिक्वेटली अवेलेबल है जिसके वजह से एचबी की सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ रही है। तो जो आरबीसीज बनेंगी वो माइक्रोसाइटिक होंगी, छोटी साइज की होंगी और हाइपोक्रोमिक होंगी। इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? ब्लड लॉस की वजह से, स्टमक में अल्सर्स हैं, या फिर हम पेन रिलीवर्स यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली, आयरन का इंटेक कम है, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है इंटेस्टाइन से आयरन का, और जब आयरन की ज़्यादा नीड है जैसे ग्रोथ में, प्रेगनेंसी में, तब भी होने के चांसेस हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? हमारे नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, फटीग होता है, थकान रहती है, स्किन पेल हो जाती है, डिजीनेस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, एट्सेट्रा। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम आयरन की सप्लीमेंट्स लेते हैं और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राइड नट्स, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। वन मोर पॉइंटर, विटामिन सी जो होता है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो आयरन की जब हम टैबलेट्स लेते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन सी की भी टैबलेट साथ में लो या फिर विटामिन सी का इनटेक ज़्यादा करो। तो विटामिन सी हमें मिलता है ऑरेंज से, पपाया से, टमेटो से, मैंगो से। आयरन के टैबलेट्स के साथ हम विटामिन सी के भी टैबलेट्स या फिर कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। फिर आता है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। जो हमारे पेराइटल सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं। ये रिलेशन प्रोटीन एसेंशियल होता है विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है ये एब्जॉर्प्शन करवाता है विटामिन बी 12 का। तो जब हमारे बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी
इंट्रिंसिक फैक्टर कम रिलीज हो रहा है तो विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन कम होगा, या हमारी बॉडी जो इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, वो पेराइटल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं ताकि वो इंट्रिंसिक फैक्टर बना ही ना पाए। तो जब हम B12 इंटेक कर रहे हैं वो हमारे स्टमक तक पहुंचता है, पर जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो उसे बाइंड ही नहीं कर पाता और आरबीसीज इनफ नहीं बन पाती हैं। तो हमारी बॉडी के लिए हमारी बॉडी में B12 का कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक या फिर हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है। मोस्टली ये ओल्डर वुमेन में ज़्यादा होता है। थर्ड होता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मैच्योरेशन के लिए फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आरबीसीज मैच्योर नहीं हो पाती विदाउट फॉलिक एसिड। तो अगर डीएनए का सिंथेसिस सही नहीं हो रहा तो आरबीसीज लार्ज बनेंगी और आरबीसीज मेगालोब्लास्टिक एंड हाइपोक्रोमिक बनेंगी। फिर होता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, जो कि हमारे आरबीसीज का प्रोडक्शन करता है, वही उसमें कोई डिसऑर्डर है, या तो डिसफंक्शन हो रहा है या फिर एब्सेंस है स्टेम सेल्स का। तो इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? हमारा बार बार एक्सपोजर हो रहा है एक्सरे से, हमें टीबी है, या फिर हेपेटाइटिस या एचआईवी जैसे वायरल इन्फेक्शन है। कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स को भी एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। आरबीसीज यहाँ पे नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक बनेंगे। फिर होता है एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीजेस। जस्ट अ मिनट। इसमें आरबीसीज की लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। तो कुछ और डिजीजेस के वजह से आरबीसीज की लाइफ स्पैन कम हो रही है। आयरन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, या फिर जो एरिथ्रोपोइटिन किडनीज रिलीज कर रही हैं वो हमारी बॉडी उससे रेजिस्टेंस शो कर रही है। तो इसमें जो आरबीसीज बनेंगे वो नॉर्मोक्रोमिक होंगे और नॉर्मोसाइटिक होंगे। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? रूमेटाइड आर्थराइटिस, क्रॉनिक इन्फेक्शंस लाइक टीबी, रीनल फेलियर। रीनल फेलियर होगा तो एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट कहाँ से होता है? किडनीज के ऊपर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो रिलीज करता है एरिथ्रोपोइटिन। इसके अलावा कैंसर ऑफ लंग और बोन्स, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, डिजीज जैसे जैसे बढ़ता रहता है तो आयरन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है और आयरन आरबीसीज हमारी माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक बन जाती हैं। So this is all for anemia. I'll make you understand the alpha and beta thalassemia and sickle cell anemia in another video in detail. अगर आपको ये टॉपिक एंड वीडियो हेल्पफुल लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नॉट जस्ट थ्योरी, जहाँ पे हम कंसेप्ट को ईजी एंड रिलेटेबल बनाते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे।